अगर वहां पे इन्होंने ये जो एप्लीकेशन फाइल करना था तो ये फाइल नहीं किया, या फिर जो कोई भी रिटर्न मांगा था, जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइल नहीं किए, तो इसके बाद क्या करेगा? तो वहां पे आपको बताया है, देखिए कि ऑफिसर कंडक्टिंग द इंक्वायरी में डिसाइड एप्लीकेबिलिटी, अंडरलाइन कर दीजिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और के ऊपर राउंड कर दीजिए डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी कि सबसे पहली बात तो ये डिफाइन करना था कि एप्लीकेबल हो रहा है एक्ट या नहीं हो रहा है, और दूसरा ये डिफाइन करना था कि अगर एप्लीकेबल हो रहा है, अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो अमाउंट क्या बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेबिलिटी और अमाउंट ये दोनों कन्फाइन करने के लिए आपको हियरिंग में हाजिर होना है, या तो फिर जो डॉक्यूमेंट या रिटर्न आपके पास से मांगे गए वो आपको सबमिट करना है। इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग टू द बोर्ड, तो वहां पे एक ऐसा जजमेंट आ जाएगा कि जिसमें आपको फिर से बुलाने के लिए वो आपके पास हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे भाई आ जाना प्लीज मेरा इंक्वायरी खत्म करना, ये वो कोई बात नहीं है। आपको देखिए आगे क्या बताया है कि डिसाइड एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज द केस में बी, अंडरलाइन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड ड्यूरिंग सच इंक्वायरी एंड अदर डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। यानी उनके पास जो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होंगे एज वेल एज जितनी भी इंक्वायरी इनसे हो सकी है उतनी इंक्वायरी के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन इनके पास होगी उसके बेसिस पे ये ऑर्डर पास कर देंगे और बता देंगे भाई इतना अमाउंट आपको देना है। अब देखिए आगे, वेयर एन ऑर्डर under subsection 1 is passed against the employer ex parte। अब देखिए वही ऊपर फोर्थ पॉइंट के हिसाब से नीचे आया। एक्स पार्टी का मतलब क्या कि सामने वालों को हियरिंग में बुलाना ही नहीं है, एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, अब तीसरी बार नहीं बुलाना। तो वेयर ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऊपर वाले की बात है इज पास्ड अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर, अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर इसके ऊपर राउंड कर दीजिए, इसके फेवर में नहीं है ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में। Ex parte, he may within 3 months from the date of communication of such order apply to the officer for setting aside such order, and if he satisfies the officer that the show cause notice was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the inquiry was held, the officer shall make an order setting aside his earlier order and shall appoint a date for proceeding with the inquiry। यानी कि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर को एक्स पार्टे रख के ये कोई ऑर्डर पास कर दिया तो ऑर्डर कम्युनिकेट होगा एम्प्लॉयर के पास, और जैसे ही ऑर्डर मिलता है एम्प्लॉयर तो खड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट में है, वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो। दूसरा, अगर एप्लीकेबल हो तो भी वो नहीं चाहता था कि इतनी सारी अमाउंट की लायबिलिटी हो, तो वो क्या करेगा, तो ऑर्डर मिलने के 3 महीनों तक उसे चांस दिया जाएगा कि वो जिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है उसके पास जाए और उसे वैलिड रीजन दे कि उसे जो नोटिस दी गई थी वो प्रॉपरली सर्व नहीं थी, या तो फिर उससे प्रिवेंट किया गया था कोई मींस के थ्रू कि वो अपने हियरिंग में हाजिर न हो पाए। और अगर ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी लगता है, इन दैट केस ऑफिसर विल अलाउड व्हाट, ऑफिसर विल अलाउड हिम टू सेट असाइड द अर्लियर ऑर्डर। यानी कि फिर ऑफिसर ये बोलेगा ठीक है भी मेरा पुराना वाला जो एक्स पार्टी ऑर्डर था उसे मैं सेट असाइड करता हूं और अब हम नई हियरिंग की इस डेट के ऊपर हम मिलेंगे। नेक्स्ट, नो सच ऑर्डर शैल बी सेट असाइड merely on the ground that there has been an irregularity in the service of a show cause notice if the officer is satisfied that the employer had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear before the officer। यानी कि ये सेट असाइड का पावर ऑफिसर कब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, तो जब वो एबल होगा साबित करने के लिए कि भले ही नोटिस प्रॉपरली सर्व्ड नहीं की थी पर एम्प्लॉयर को नोटिस के बारे में पता था, ये प्रूव करना होगा ऑफिसर को। दूसरी बात कि उसे डेट का भी पता था, किस डेट को उसे अपीयर होना है, और तीसरी बात ये प्रूव करना होगा ऑफिसर को कि एम्प्लॉयर के पास सफिशिएंट टाइम था हियरिंग में आने के लिए बट जानबूझ के वो अपीयर नहीं हुआ। अगर ये 3 बातें वो प्रूव करता है, कौन, ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव करता है इन दैट केस ओनली ये अपना अर्लियर ऑर्डर सेट असाइड नहीं करेगा। राइट, आगे देखिए, not set aside however where an appeal has been preferred under this act against the order passed ex parte and such appeal has been disposed of otherwise then on a ground of appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under subsection for setting aside ex parte order। यानी कि अगर ये अपील में जाता है तो बात और है, और अपील में भी अगर उसकी ये जो अर्जी है वो खारिज की जाती है तो एक्स पार्टे ऑर्डर कहीं पे भी सेट असाइड नहीं किया जा सकता।
no order passed under this section shall be set aside on any application under subsection 4 unless notice thereof has been served on the opposite party. यानी कि उसे सेट असाइड करने के लिए भी आपको ऑपोजिट पार्टी के ऊपर नोटिस तो देनी ही होगी. नेक्स्ट, thus the scope of inquiry and manner of conducting inquiry is at the discretion of the authority, and as the proceedings shall be quasi-judicial and shall vitally affect the rights of the parties, the principle of natural justice जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया था कि एक्स पार्टी करने से पहले उसे हियरिंग देना है. क्यों? तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कि उसे भी अपनी बात रखने का चांस इक्वली मिलना चाहिए. तो on the basis of principle of natural justice must be strictly followed in deciding the dispute in proceeding. Employer is entitled to reasonable opportunity of being heard, and the order must order made under this section shall be final. Underline कर दीजिए final, and will not be called in question in any court of law. यानी कि इस केस में अगर जो कोई ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके ऊपर आप प्रोसीडिंग नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट है आपके पास the applicability of the act to any class of employee is not determined or decided by any proceeding under 7A of the act but under the provision of the act itself. When an act becomes applicable to employee in question, the liability arises, and what is done under 7A of the act is only determination of the quantification of the same. यानी कि अगर ये बात क्या है कि 7A जिसमें अपने यहाँ पे देखा 7A में applicability फिक्स होगी नहीं. Applicability of the act is fixed only based on the provision of the act. एक्ट में जो प्रोविजन बताया है कि किसको एप्लीकेबल होना है उसी के बेसिस पे है. हाँ, 7A किस लिए है? तो वो सिर्फ क्वांटिफिकेशन के लिए. क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या? अमाउंट कितना पेएबल बनता है वो डिसाइड करने के लिए 7A का प्रोविजन है. एप्लीकेबिलिटी तो फर्स्ट चेकआउट पॉइंट है कि आप अगर क्वांटिफिकेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू रिफर द एप्लीकेबिलिटी whether the act is applicable or applicable on so and so date for which you are going to fix the amount. जिस डेट को आप अमाउंट फिक्स करना चाहते हो, जिस डेट से अमाउंट फिक्स करना चाहते हो, लायबिलिटी फिक्स करना चाहते हो, क्या उस डेट को ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, था या नहीं था. बस ये एक चेक पॉइंट है 7A में. ओके, अदरवाइज 7A ये नहीं बताता कि एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. हर एक केस में डिसाइड करना है. दैट विल बी डिसाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ओनली. आगे देखिए कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर 7A. जो 7A का ऑर्डर पास हो उसका रिव्यू कैसे किया जाएगा? तो एनी पर्सन अग्रीज बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 of 7A but from which no appeal has been preferred under this act, and who from the discovery of a new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was made, or on account of some mistakes or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason desires to obtain the review of such order, underline कर दीजिए, may apply for the review of that order to the officer who passed the order. यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डर पास हो चुका है कि जिसमें एप्लीकेबिलिटी कंफाइन की गई है एज वेल एज उनका लायबिलिटी फिक्स कर दिया गया है, तो उसके बाद एम्प्लॉयर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई डिटेल मिलती है कि जो उसके पास पहली हियरिंग में नहीं थी, और वो डिटेल ना होने के कारण उसकी एप्लीकेबिलिटी फिक्स कर दी गई और उसकी लायबिलिटी भी फिक्स कर दी गई. तो अगर ये डिटेल पहले मिली होती तो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होती. उसने कोई गलती निकाल ली अपने रिकॉर्ड से कि जो गलत चीज है वो प्रूव भी कर सकता है कि ये गलती है, और उस गलती के बेसिस पे एक्ट एप्लीकेबल हो गया है और लायबिलिटी कंफाइन हो गई है, तो वो रिव्यू ऑर्डर के लिए अप्लाई करेगा कि सर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी प्रीवियस हियरिंग में, या फिर थी पर इसमें एरर थी जो कि मैंने बाद में रेक्टिफाई करी है या फिर डिटेक्ट करी है. सो प्लीज रिव्यू योर ऑर्डर विथ फर्दर एविडेंस व्हिच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. On that basis, if you are satisfied that act is not applicable or I am not liable to the amount which were provided in previous order, तो आप उसमें मुझे रिलीफ दे सकते हो. तो रिव्यू के लिए क्या करना है? एप्लीकेशन करना है. बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उसने अपील ना की हो. उसने अपील ना की हो तो रिव्यू के लिए वो अप्लाई करेगा. अगर वो आगे अपील में गया तो रिव्यू का चांस गया. आगे Such officer may also on his own motion review. अगर ऑफिसर को बाद में ज्ञात होता है, बाद में पता चलता है कि नहीं यार इसमें ये चीज अगर इस तरह से होगी तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए,
तो ऑन हिज ओन मोशन जो ऑफिसर है वो खुद अपने जिम्मेदारी से उसे बताएगा कि भाई आई एम सॉरी, प्रीवियस ऑर्डर में ये और एरर थी या मेरी अंडरस्टैंडिंग में शायद ये गलती है, अब ये क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको रिव्यू करके फिर से बता देता हूं कि एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, अमाउंट पेबल है या नहीं है। तो वो अपने खुद के जिम्मेदारी से भी ये कर सकता है। नेक्स्ट, एवरी एप्लीकेशन फॉर द अफोरसेड रिव्यू शैल बी फाइल्ड in such a form and manner and within such time as may be specified in the scheme, where it appears to the officer reviewing the application for review that there is underlying no sufficient ground for the review, he shall reject the application. यानी अगर एप्लीकेशन किया है किसी एम्प्लॉयर ने रिव्यू के लिए और ऑफिसर को लगता है कि ये बिजनेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, रिव्यू करना नहीं है, नॉट नेसेसरी एक्चुअली, तो वो उस एप्लीकेशन को खारिज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, where the officer is of opinion that the application of review should be granted, he shall grant the same. अगर उसे लगता है कि नहीं एप्लीकेशन ठीक ठाक है, देखते हैं क्या होता है, उसको एविडेंस के लिए भी एक चांस दिया जाए, ये वो ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा एप्लीकेशन को, प्रोवाइडेड दैट, अब कब ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। So no such application shall be granted without previous notice to all the parties before him to enable them to appear and be heard in support of the order in respect of which review is applied. तो जो previous order होगा वो communicate हो जाना चाहिए और सभी पार्टियों को ये इत्तला कर देना चाहिए कि भाई आपको ये order pass on हुआ है, इसके बाद ही review application हो सकती है और उसे accept किया जा सकता है। Second one, and no such application shall be granted on the ground of a discovery of new matter, evidence which are applicant allies was not within his knowledge or could not be produced by him when the order was made without proof of such allegation. यानी अगर उसे रिव्यू के लिए अप्लाई करना है तो उसके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तो ही आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर एररनेसली थी तो क्यों एरर हुआ था, ये वो इस सभी चीजों का प्रूफ होना चाहिए, तो ही इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट, ये तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि आपको अपील में नहीं जाना है। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। यानी एक और अच्छी बात है कि अगर कोई ऑफिसर आपकी रिव्यू अपील खारिज करता है, रिजेक्ट करता है, यू कैन नॉट गो फॉर अपील इन दैट मैटर। आप अगर जाना चाहते हो तो पुराने वाले ऑर्डर के लिए अपील में जा सकते हो, बट उसने आपकी रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो आपने रिव्यू रिजेक्ट करने के अगेंस्ट में अपील कर दी, ये नहीं हो सकता है। तो अपील अंडर दिस एक्ट शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर रिव्यू एज इफ द ऑर्डर पास्ड अंडर रिव्यू वेयर द ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय हिम अंडर 7A। नेक्स्ट, इसका मतलब ये कि अगर उसने रिव्यू के बाद एक फर्दर ऑर्डर पास किया, अमेंड करके ऑर्डर पास किया, तो वो ऑर्डर इक्वल टू ओरिजिनल ऑर्डर ही माना जाएगा। Next, determination of escaped amount, most important point of section 7. So, where the order determines the amount due from the employer under 7A or 7B has been passed, and if the officer who passed the order has reason to believe, underline कर दीजिए, reason to believe जो है ना, doubt से ज्यादा है, किसी चीज में शंका होना, डाउट होना, ये एक आम बात है, बट डाउट विद प्रूफ तो उसे रीजन टू बिलीव बोलते हैं। उनके पास कोई कारण होना चाहिए ये मानने का। रीजन टू बिलीव का मीनिंग कुछ इस तरह से निकलता है कि इनके पास कोई एविडेंस है कि जिसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि यहां पे कोई गलती है। तो आगे देखिए कि रीजन टू बिलीव दैट द रीजन ऑफ ओमिशन और फेलियर ऑन अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक any document or report available or to disclose fully or truly all the material facts necessary for determining the correct amount due from the employer, any amount so due from such employer for any period has escaped his notice। यानी कि अगर इनके पास कोई रीजन है, पुख्ता जानकारी है विद प्रूफ, तो ये इसका अमाउंट कंप्यूट करके उसके एविडेंस के थ्रू जाएंगे और बताएंगे आपका इतना अमाउंट या फिर इतना ड्यू पेंडिंग है। नेक्स्ट, हैज इन कंसीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, यानी कि ये भी मेरे यानी ऑफिसर के पोजेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये लायबिलिटी फाइंड आउट की होनी चाहिए। ओके, विदाउट एनी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन आप लायबिलिटी इंक्रीज या एनहांस नहीं कर सकते हो। तो यहां पे बताया है कि रीजन टू बिलीव दैट एनी अमाउंट टू बी डिटरमाइंड अंडर 7A और B
has escaped from his determination for any period, notwithstanding that there has been no omission or failure on as mentioned in clause A on a part of employer, he may within a period of underlined 5 years from the date of communication of order passed under 7A7B reopen the case and pass appropriate order redetermining the amount due from employer in accordance with the provision of act. यानी कि ऑफिसर के पास पिछले 5 सालों के एस्केप्ड असेसमेंट करने का प्रोविजन है, उनका पावर है। तो पिछले 5 सालों में कभी भी उसको अगर लगता है विद प्रॉपर एविडेंस कि यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास इतनी इनकम मिलनी चाहिए, हमें इतना फंड उसका कंट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसने कम किया है, तो उसका ऑर्डर यानी शो कॉज नोटिस उसे इश्यू की जा सकती है। However, no order redetermining the amount due from the employer shall be passed under this section unless the employer is giving reasonable opportunity। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो उसे एक reasonable opportunity देनी होगी, तभी जाके आप ये escaped assessment जो हम कह सकते हैं, ऐसा कोई escaped assessment आप कर सकते हैं, राइट। आगे जो ट्रिब्यूनल वगैरह का केस है, that we will see later on। Thank you।